चलिए रिवीजन करते हैं वेक्टर के लिए। Today we revise the vector algebra. तो सबसे पहले आता है वेक्टर अलजेब्रा में अ फिजिकल क्वांटिटी can be divided into two parts. One of the scalar, another is vector. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude. And the vector quantities are those quantities which have magnitude plus direction. And remember always, direction will be provided by a unit vector. डायरेक्शन देने के लिए हमेशा वर्क करता है यूनिट वेक्टर. Unit vector is always responsible to give a direction to any magnitude. Suppose we have a magnitude 5 kg and 5 kg as well as the direction also, then it will work as a vector. तो यदि एक क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो वर्क करेगा एज अ वेक्टर. और यदि किसी क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्केलर. ये बात आप ध्यान रखें. स्केलर क्वांटिटी में केवल होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों होता है. ये बात आप ध्यान रखें. ठीक है, क्लियर है. जैसे स्केलर में आ जाएगा वॉल्यूम, एरिया और लेंथ. दीज आर स्केलर. और यदि आप बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर में आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब अपने आप में एग्जाम्पल हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के. ठीक है. इसके बाद में जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके ऊपर हम बार लगा करके या फिर एरो लगा करके उनको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वेक्टर. ठीक है. जैसे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, इस तरह से उनके ऊपर हम एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अपने आप में वेक्टर हैं. ठीक है. इसके बाद में आता है वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी स्केलर से. मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास में यहां से यहां तक, ये मेरे पास वेक्टर ए है. आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो जो इसकी लेंथ है, जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी है इसके साथ में लेंथ, वो जस्ट हाफ हो जाएगी और यहां तक ये बन जाएगा हाफ ऑफ वेक्टर ए. यदि आप उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो वो जस्ट डबल हो जाएगा. सो दिस इज 2a. तो ये होता है मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर क्वांटिटी टू अ वेक्टर. क्लियर? कि आपके ऊपर सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है. ये जो दिया हुआ है वो सब वही है. ठीक है. उसके बाद में आएगा फिर पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर को आप समझे बड़े ध्यान से. पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि जब आप किसी स्पेस में चलते हो तो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप हमेशा जुड़े रहते हो. जैसे कोई एरोप्लेन चलता है तो एरोप्लेन जहां से उड़ा है और जहां जाना है दोनों के टच में रहता है, अदरवाइज नहीं जा पाएगा.
तो कुल मिलाकर के जब एक पॉइंट स्पेस में चलता है तो वो अपने किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में वहां से अटैच जरूर रहता है। तो हम उस पॉइंट का उस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब पोजीशन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक 3D सिस्टम है, एक पॉइंट इधर है, ठीक है, और कैसे है वो, उसने कहा कि 1 2 4 और मुझे निकालना है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में P डॉट V, P फॉर पोजीशन, V फॉर वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास इस वक्त A है, ये मेरे पास ओरिजिन है। हमेशा हम यहां पे जब भी निकालेंगे PV किसी भी पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमेशा निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ओरिजिन O क्या होता है, 0 0 0। तो A पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में PV मैं लिखूंगा बाई वेक्टर A, या फिर कई बार किताबों में लिखा होता है OA। तो हम यहां पे जब A लिखेंगे या फिर OA लिखेंगे तो वो आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। जहां आप हो उसमें से आप ये 0 0 को माइनस करोगे और अटैच करोगे विद IJK। तो 1 माइनस 0 इंटू आई कैप, ये आई कैप बताऊंगा आपको मैं आई कैप क्या है। फिर 2 माइनस 0 इंटू जे कैप, 4 माइनस 0 इंटू के कैप। इसको आप और सोल्व करें तो ये मुझे मिल जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो कुल मिलाकर के एक पॉइंट जो मेरे पास में A है और जिसकी पोजीशन फिलहाल 1 2 4 है, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने निकाल लिया है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जिसको मैं लिख रहा हूं बाई वेक्टर A। कैसे कि फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 0 इंटू आई कैप, 2 माइनस 0 इंटू जे कैप, 4 माइनस 0 इंटू के कैप। So this will be I cap plus 2j cap plus 4k cap। तो कुल मिलाकर के मैंने अपने पॉइंट 1 2 4 का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाल लिया है, I cap plus 2j cap plus 4k cap। क्लियर। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो पॉइंट A x y z हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम। मान लीजिए ये पॉइंट मेरे पास में A है और थोड़ी देर के लिए ये अपने आप में हो जाए एक्स वाई जेड, और हमें निकालना है इसका पीवी। मीन्स ये O है, ये A है, तो वेक्टर OA, तो वो हो जाएगा x माइनस 0 इंटू आई कैप, y माइनस 0 इंटू जे कैप प्लस z माइनस 0 इंटू के कैप। इट मीन्स हम लिख सकते हैं x आई कैप, y जे कैप, z के कैप। क्लियर। तो ऐसे होता है पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑलवेज ओरिजिन। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में जिक्र आएगा डिसीज और डीआर्स। ये डिसीज और डीआर्स क्या है। डिसीज हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, और डीआर्स बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज को। तो आपके यहाँ पे ये दो वर्ड बहुत आएंगे, इनको हम बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड
डायरेक्शन कोसाइन। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को हम बोलते हैं शॉर्ट में डीआर, और इनको बोलते हैं डीसीज। ठीक है, तो जब हमें निकालना होता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन, ये कब की बात है? जब हमें एक वेक्टर दिया जाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि भाई एक वेक्टर है a = i-4j + 6k कैप। अच्छा, बहुत बातों में एक बात भूल गया, आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, तो सुनो ध्यान से। आई कैप अपने आप में यूनिट वेक्टर है, और जो इसकी ड्यूटी है, मैंने बताया था आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में, यूनिट वेक्टर ड्यूटी क्या होती है? डायरेक्शन देने की। तो आई कैप डायरेक्शन दे रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। उसके बाद में जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। कोई आपसे पूछे कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, तो बता देना है कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इन सिमिलर वे के कैप, जिसके ऊपर कैप लगेगा उसको बोलते हैं हम हमेशा यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं कैप। कैप में और सिंपल डैश में, सिंपल एरो में फर्क होता है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए, के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखें। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, J cap is the unit vector along the y-axis and K cap is the unit vector along the z-axis। दरअसल 3 रोड है हमारे पास में, एक एक्स एक्सिस वाला रोड है, एक वाई एक्सिस वाला रोड है, और एक हमारे पास में है जेड एक्सिस वाला रोड। तो तीनों रोड के अलोंग जो ड्यूटी दी गई है वो दी गई है इन तीनों को कि ये काम करेगा एक्स एक्सिस वाले रोड पे, ये डायरेक्शन देने का काम करेगा वाई एक्सिस वाले रोड पे, और ये काम करेगा डायरेक्शन देने के लिए जेड एक्सिस वाले रोड पे। ठीक है, सुन में आया कुछ? और बीच में हम कुछ बातें और भूल गए, एक कंसेप्ट मिस हो गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी हम इन दोनों पॉइंट पे थोड़ी देर में जाएंगे, पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर को। सबसे पहले इसमें आता है जीरो वेक्टर, फिर आएगा यूनिट वेक्टर, फिर आएगा उसके बाद में कोलिनियर वेक्टर, उसके बाद आएगा को इनिशियल वेक्टर। तो ये सब आपके यहां दिए हुए हैं, जरा पेज नंबर ओपन कीजिए आप फटाफट अपनी ही बुक में, जल्दी से। मैं बता रहा हूं पेज नंबर आपको, पेज नंबर 427। तो ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए। एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, उसको बोलते हैं हम जीरो वेक्टर। पढ़ो ध्यान से इसकी डेफिनेशन। अ वेक्टर होज इनिशियल एंड टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स एंडिंग। अ वेक्टर होज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड is called a zero vector or null vector and denote by zero और zero के ऊपर एरो लगा करके। ठीक है, आगे पढ़ो।
Zero vector cannot be assigned a definite direction as it has zero magnitude. वो कह रहे हैं कि जीरो वेक्टर के पास में कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, जो कि उसके पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में एमसीक्यू में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर, देन आंसर विल बी जीरो। तो ध्यान रखना है कि जीरो वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए आप सेकंड पॉइंट यूनिट वेक्टर पे। एक ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आए। कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड आपको मैं अभी बताऊंगा, बस अभी आप इतना ध्यान रखें, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 is called as a unit vector। चलिए नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे छुट्टी जब होती है स्कूल से तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन उसके बाद आप कहां जाएंगे वो आप ही जानते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर वो हैं, थोड़ा ध्यान से, 2 or more वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल। को इनिशियल में हमने वर्ड यूज किया है इनिशियल, तो इससे आप याद रख सकते हो कि को इनिशियल वेक्टर वो हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनका स्टार्टिंग एक सेम पॉइंट से हो। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आता है कोलीनियर। कोलीनियर वेक्टर उनको बोलते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। कोलीनियर का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है, जो एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे हो। पर उसकी डेफिनेशन, 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line। यदि वो एक सेम लाइन के पैरेलल वर्क करते हैं तो उनको बोलते हैं हम कोलीनियर। आगे लिखा हुआ है कोमा के बाद में, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। वो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उनकी डायरेक्शन कुछ ही हो, लेकिन बस वो एक दूसरे के पैरेलल वर्क करें। ठीक है, चलिए आगे। इक्वल वेक्टर, यहां थोड़ा ध्यान दें आप। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। ये बता ध्यान रखिए। इक्वल वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, आप लिखा हुआ है, 2 vector A and B are said to be equal if they have the same magnitude and the direction। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे, निगेटिव ऑफ वेक्टर। यदि आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए एक वेक्टर है जो जा रहा है फिलहाल इस साइड, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप माइनस से, तो हो जाएगी फिर डायरेक्शन चेंज। तो माइनस करने से सिर्फ डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी सब रहते हैं एज इट इज। क्लियर। चलिए आगे। तो उस तरह से टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया। अब चलते हैं हम अपने प्रीवियस पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज। अब सुनो, मान लीजिए आपके पास में कोई वेक्टर है लाइक दिस। हम पूछे आपसे व्हाट इज डीआरस एंड व्हाट इज डिसीज, तो किसी वेक्टर को देख करके सीधे ही आप उससे डीआरस निकाल सकते हैं। बेसिकली डीआरस इज द कंपोनेंट ऑफ along the I cap, J cap and K cap। डीआरस अपने आप में वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो I cap, J cap और K cap के along वर्क कर रही हैं। इट मीन्स 1
-4 and 6. दिस इज DRs. तो DRs तो आप किसी वेक्टर को सिंपली ऑब्जर्व करके इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप इन अ वेक्टर इज अ DRs, ठीक है। लेकिन रही बात डिसीज की, तो डिसीज कब मिलेगा जरा सुन लीजिए। तो आइए जरा, डिसीज लाने के लिए क्या करेंगे आप, एक वेक्टर से आप निकालिए उसका यूनिट वेक्टर। मीन्स हम निकालेंगे A से A कैप, और जब निकालते हैं वेक्टर का कैप वेक्टर तो फॉर्मूला होता है कि वेक्टर डिवाइड बाय द मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, तो किसी वेक्टर का जब निकालते हैं मॉडुलस तो फॉर्मूला होता है उसके लिए अंडरवुड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप और K कैप के स्क्वायर का सम। इट मीन्स ये क्या है, मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को मीन्स I कैप -4 J कैप प्लस 6 K कैप को डिवाइड कर देंगे हम उसके मॉडुलस से, एंड मॉडुलस विल बी अंडरवुड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I कैप मीन्स 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J कैप -4 टू द पावर 2, कोफिशिएंट ऑफ K कैप इट मीन्स 6 टू द पावर 2। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं I -4J प्लस 6K। So अंडरवुड ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 36 and result will be 36 plus 1 37 43 53. It means I -4J plus 6K upon root 53. अब रूट 53 से कर दीजिए आप डिवाइड इन सबको अलग अलग, तो आप लिख सकते हैं कि 1 अपॉन रूट 53 इंटू I कैप -4 अपॉन रूट 53 इंटू J कैप प्लस 6 अपॉन रूट 53 इंटू K कैप। यहां तक आ जाएंगे आप सब, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, I कैप, J कैप और K कैप के जो कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं फिलहाल 1 अपॉन रूट 53 -4 अपॉन रूट 53 6 अपॉन रूट 53, इनको बोलते हैं हम डिसीज। तो बाद में लिख देना है कि डिसीज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 अपॉन रूट 53 -4 अपॉन रूट 53 और 6 अपॉन रूट 53, तो इनको बोलते हैं हम डिसीज, ठीक है। सुनना है कुछ? तो चलिए, और एक बात और, इन्हीं डिसीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं LMN से। ये तो बात हुई वेक्टर फॉर्म की, कैसे निकालेंगे डिसीज, ठीक है। कैसे निकलता है डिसीज, जब हम वेक्टर से निकालेंगे उसका कैप वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर A डिवाइड बाय द मॉडुलस ऑफ A, तो तब जाकर के मिलते हैं डिसीज। अब सुन लो इनको एंगल फॉर्म में। यदि कोई वेक्टर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, तो कोस अल्फा ये डिसीज होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर m इक्वल्स टू कोस बीटा ये डिसीज होगा y एक्सिस के अलोंग, और n इक्वल्स टू कोस गामा ये डिसीज हो जाएगा फिर z एक्सिस के अलोंग।
डिसीज को हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल अलोंग द एक्स एक्सिस, एम अलोंग द वाई एक्सिस एंड एन अलोंग द जेड एक्सिस। If any vector is making an angle alpha from the x-axis, then cos alpha will be the disease along the x-axis. If any vector is making an angle beta from the y-axis, then cos beta will be the direction cosine along the y-axis. If any vector is making an angle gamma from the z-axis, then cos gamma will be the disease along the z-axis. एंगल फॉर्म में एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम उन डिसीज को। और एक फॉर्मूला और आप याद रखें कि जब एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को ऐड करोगे, मतलब डिसीज का स्क्वायर करके जब सम करते हैं, कई बार पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो हमेशा 1 होती है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? ये जो आपके पास में आई है ये एल एम एन ही है। यदि आप इन तीनों का स्क्वायर करके अभी सम करें तो आपको 1 मिलेगा। जरा करो, कीजिए फटाफट। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके सम कीजिए।